देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इन्होंने हमें ये बताया है कि y इज इक्वल टू मॉड x प्लस थ्री एंड इवेल्युएट। सबसे पहले बोला स्केच द ग्राफ ऑफ दिस, तो सबसे पहले तो मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, तो इन्होंने ग्राफ बनाने के लिए खुद ही बोल दिया। तो जरा देखिए y इज इक्वल टू मॉड x प्लस थ्री, तो मैं इसमें मॉड की जो बेसिक डेफिनेशन होती है ना, मैं वही यूज करके करूंगा इस क्वेश्चन को। देखिएगा कैसे करना है। y इज इक्वल टू मॉड x प्लस थ्री, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस थ्री। अब इसमें मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है, मैं ये कहूंगा सिंस मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x व्हेन x is less than 0 and plus x when x is greater than equal to 0। mod x की ये डेफिनेशन होती है। therefore mod x plus 3 is equal to minus of x सर plus हम डायरेक्ट स्टेप पे जंप नहीं कर सकते थे, मतलब वो वाला पिछला वाला लिखना जरूरी था। मतलब मॉड एक्स की जगह हम सीधा मॉड एक्स प्लस वन को ऐसे ही लिख देते। हाँ वो भी कर सकते हो, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप लोग कर सकते हैं डायरेक्टली। x plus 3 when x plus 3 is greater than equal to 0। ठीक है, तो x plus 3 is less than 0 का मतलब क्या है कि x is less than minus 3, minus of x plus 3 when ये प्लस 3 इधर चला जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, x is less than minus 3, x plus 3 when x is greater than equal to minus 3। ठीक है, तो mod x plus 3 को इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया। ये तो mod x plus 3 की डेफिनेशन हो गई। जैसे mod x की डेफिनेशन होती है उसी तरीके से अब मैंने पहले तो डिफाइन कर दिया mod x plus 3 को। जब इसको डिफाइन कर दिया तो अब इसके बाद में मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ देखिएगा, ग्राफ में क्या होगा कि आप पहले तो y एक्सिस, ये तो y एक्सिस हो गई, y y डैश, x x डैश। अब जैसे माइनस एक्स प्लस थ्री है, अब अगर मान लीजिए मैं ये देखूं कि यहाँ पर माइनस एक्स प्लस थ्री, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस थ्री, ये कब होगा when x is less than minus 3। अगर इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो पहले इसके लिए एक छोटी सी टेबल बना लीजिए, कोई दो या कोई तीन वैल्यूज ले लो। यहाँ पर ये हो गया x, ये हो गया y। अब x की वैल्यू क्या है, वो माइनस थ्री से छोटी होनी चाहिए। x की वैल्यू माइनस थ्री के इक्वल भी नहीं, माइनस थ्री से छोटी। तो माइनस थ्री से छोटी वैल्यू क्या होगी, माइनस फोर। तो मैंने क्या करा, x की वैल्यू ले ली माइनस फोर। तो माइनस फोर प्लस थ्री, माइनस फोर प्लस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस वन। और बाहर माइनस का साइन है तो ये हो गया प्लस वन। फिर अगली वैल्यू ले ली मैंने, x की एक वैल्यू और ली, x की वैल्यू ली मैंने माइनस फाइव। माइनस थ्री से एक छोटा माइनस फोर, एक और छोटा माइनस फाइव। तो माइनस फाइव प्लस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस टू। और बाहर माइनस का साइन लगाया तो ये हो गया प्लस का टू। ये है जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, यहां तक। ऐसे नेगेटिव में माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर और माइनस फाइव, यहां तक ले लिया। तो आप देखिए मैंने x की क्या क्या वैल्यूज ली हैं। मैंने x की वैल्यू ली है, एक तो मैंने वैल्यू ली है माइनस फोर। तो जब x की वैल्यू माइनस फोर है तो y की वैल्यू वन, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। जब x की वैल्यू माइनस फोर तो y की वैल्यू वन, माइनस फोर पर वैल्यू वन। ठीक है, जब x की वैल्यू माइनस फाइव तो y की वैल्यू टू। जब x की वैल्यू माइनस फाइव तो y की वैल्यू
2। ठीक है, अब इसी तरीके से जो इसका दूसरा पार्ट है ये वाला x प्लस 3 वाला, इसके लिए टेबल बनाइए y इज इक्वल टू x प्लस 3 when x is greater than equal to minus 3। x y जब x की वैल्यू -3 के बराबर हो या उससे बड़ी हो, तो जब x की वैल्यू -3 है एग्जैक्टली, तो क्या हो जाएगा -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू अब -3 से एक बड़ा ले लो, कितना -2 ले लिया, तो -2 प्लस 3 कितना हो गया +1, तो y की वैल्यू +1। जब x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू +2, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू +1, -2 पे +1, -1 पर +2, -1 पर +2। अब आप इन डॉट्स को ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया। और ये अब ये जो ग्राफ है ना, इसका ग्राफ थोड़ा सा मैं एक काम करूंगा, इसको मैं पीछे जरा सा एक्सटेंड करूंगा, उसका रीजन है अभी बताता हूँ आपको। जिन्होंने कर रखा है वो समझ गए होंगे। -5 तक तो ये था ही, सर वैसे जो ये -6 to 0 का जो इंटीग्रल इसमें दिया हुआ, ये डेफिनेट इंटीग्रल से हो जाता ना, a to हम c to b वाले से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जब सॉल्व करते इसको। बिल्कुल। अच्छा, हाँ भाई, मैं जो भी एरिया निकाल रहा हूँ, एरिया बाउंड्री में जितना भी निकाल रहा हूँ, तो उसमें हम इंटीग्रेट करके ही निकाल रहे हैं। आप देखिएगा कि जब यहाँ पर -6 लेंगे, x की वैल्यू -6, तो -6 प्लस 3 हो जाएगा -3, और बाहर माइनस का साइन है तो +3, तो -6 पर वैल्यू हो जाएगी +3, -6 पर वैल्यू +3। ठीक है, और इसी तरह से ये वाला जो है, इसमें जब x की वैल्यू अगली वैल्यू ले लेंगे 0, जब 0 लेंगे x की वैल्यू तो 0 प्लस 3, तो 0 पर भी वैल्यू हो जाएगी +3। +3। ठीक है, बताइए जी, ग्राफ तो सभी को समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir। ठीक है जी। अब इसके बाद इन्होंने क्या पूछा कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि इवेल्युएट इंटीग्रेशन -6 to 0 mod x plus 3 dx, ये है। ठीक है, तो देखिएगा क्या करेंगे, ये मतलब मेरे को ये एरिया शेडेड निकालना है। ठीक है, तो ये निकालना है मेरे को, तो क्या हो जाएगा, I is equal to integration -6 to 0 mod x plus 3 dx। मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो इंटीग्रेशन -6 to -3, और मैं -3 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि -3 ना यहाँ पर mod x plus 3 का -3 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है। -3 mod x plus 3 का क्रिटिकल पॉइंट है। कैसे कि -3 से कम पर अगर x इज लेस देन -3 है, तो mod x plus 3 की वैल्यू है माइनस ऑफ x plus 3, mod x plus 3 की वैल्यू माइनस ऑफ x plus 3। ठीक है, तो -6 से -3 पर इसकी वैल्यू है माइनस ऑफ x plus 3 dx प्लस इंटीग्रेशन सर एक चीज और, जब हम लोग इसमें चेक करते हैं ना कि जब a to c to c to b में हम चेक करते हैं कि -x+3 आएगा कि +x+3, वो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस को यूज करके करते हैं ना, कि ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, जैसे उसमें करते थे हम। तो इसमें जैसे अब इसमें सर जैसे हमने -2 लेते हैं, -6 से इंटीग्रेशन a से b है, मेरी बात सुनो,
इंटीग्रेशन ए से बी जो है ना, उसमें आप कितने भी इंटरवल बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप जैसे मान लो 1 से लेकर 6 तक है इंटीग्रल, तो जरूरी नहीं है कि उसमें आपको क्रिटिकल पॉइंट्स ही लेने हैं। आप क्या कर सकते हो, आप 1 से 2 ले लो, फिर 2 से 3 ले लो, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5, फिर 5 से 6। यहाँ लेना मेरी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पर -6 से -3 तक, तो ये जो इक्वेशन बन रही है, इस इक्वेशन की वैल्यू है -(x+3), है ना। और -3 से आगे तक, फर्दर आगे तक, इसकी वैल्यू है प्लस का x+3। तो इसलिए मुझे यहाँ पर लेना मजबूरी है। लेकिन उसके अलावा आपके पास जितने भी डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप इंटरवल्स, इनफाइनाइट इंटरवल्स आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मुझे बस एक चीज पूछनी थी, इस टाइप के क्वेश्चंस में मॉड वाले, जब हम लोग ये चेक करते हैं कि माइनस वाला आएगा कि प्लस वाला आएगा, वो जैसे बीच के, जैसे -3 से -6 में हमने -4 ले लिया, तो हम ये कैसे देखते थे कि माइनस वाला लेना है कि प्लस वाला लेना है? हम ये देखेंगे ना कि जिसमें भी, जैसे मॉड के अंदर x+3 है, तो मॉड के अंदर वाली टर्म को एक बार 0 से कम रख दो, और जब 0 से कम रखोगे उसको, तो जो आपके पास फंक्शन है उसके आगे माइनस साइन लगा दो बस। और एक बार उसको 0 से ज्यादा बड़ा रख दो, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख दो, और फिर जो भी फंक्शन है उसके आगे आप प्लस का साइन लगा दो बस। दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक लेस देन वाला, एक ग्रेटर देन वाला। लेस देन वाले में माइनस लग जाएगा, ग्रेटर देन वाले में प्लस लगा रहेगा। समझ गए? नहीं सर, जैसे सर बस इतना सा बता दो कि -6 से -3 में मैंने -4 लिया, तो मैंने -x+3 ले लिया। अब जैसे -3 से 0 है, तो उसमें जैसे मैंने -2 लिया, -2। -3 से 0 है, तो उसमें आप -2 क्या ले लिया ये तो बताओ। नहीं मतलब चेक करने के लिए ना, जैसे मैं आपको हाँ, समझा नहीं तो पा रही। ये -3 से 0 है, इस -3 से 0 वाली लिमिट को आप तोड़ना चाह रहे हो, तो -3 से -2 करो, और फिर -2 से 0 करो, फंक्शन यही रहेगा x+3। ठीक है सर। हाँ, तो ये करने के बाद में फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये जो नेगेटिव साइन है इसको तो निकाल लो बाहर, नेगेटिव साइन तो बाहर आ गया। और -6 से -3, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, चलो अलग करते हैं, पहले लिखो x+3 dx प्लस इंटीग्रेशन -3 to 0 x+3 dx। अब देखिएगा, जैसे ये माइनस है, जैसे ये माइनस है, तो यहाँ x+3 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रल होता है x²/2, और 3 का इंटीग्रल हो जाएगा 3x। और -6 से -3, लोअर लिमिट -6, अपर लिमिट -3, प्लस x²/2 प्लस 3x। यहाँ भी सेम, लोअर लिमिट -3 और अपर लिमिट 0। तो ये देखिएगा, ये माइनस है बाहर। अब अपर लिमिट, यानी कि x की जगह -3 डालो, -3 का स्क्वायर/2 प्लस 3 इंटू -3, ब्रैकेट क्लोज, माइनस -6 का स्क्वायर/2 प्लस 3 इंटू -6, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और बाहर माइनस का साइन है ही, ठीक। प्लस, अब अगला देखिएगा x²/2, तो ये हो जाएगा मेरे पास, अपर लिमिट है 0, 0 का स्क्वायर/2 प्लस 3 इंटू 0, ये तो अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या होगी, -3 का स्क्वायर/2 प्लस 3 इंटू -3, और ब्रैकेट क्लोज। ये करने के बाद इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पर -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, +9/2, बाहर तो माइनस साइन है ही, 9/2, और -3 3 का -9, फिर 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो 36/2 हो गया 18, बाहर माइनस का साइन है तो -18, फिर 3 6 3 6 18 वो भी -18, और बाहर माइनस का साइन है तो +18 हो गया।
ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। फिर उसके बाद इसे देखिएगा प्लस, ये भी जीरो, ये भी जीरो, 3 का स्क्वायर हो गया, -3 का स्क्वायर हो गया प्लस 9, 9/2 पॉजिटिव और बाहर माइनस है, -9/2। फिर 3 × -3 -9 और बाहर माइनस है तो प्लस का 9, प्लस का 9। अब जरा देखिए ये माइनस इसमें आ जाएगा तो ये हो गया -9/2, कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 9, फिर -9/2 और प्लस का 9, 9 + 9 कितना हो गया 18, -9/2 -9/2 कितना हो गया -18/2, यानी कि -9, तो 18 - 9 9 स्क्वायर यूनिट्स है। बताइए जी, क्लियर है सभी को? और Yes, sir. और Yes, इस sir. चीज को हम ऐसे भी देख सकते हैं वेरीफाई करने के लिए कि एक ये राइट ट्रायंगल बन गया, एक ये राइट ट्रायंगल बन गया, यहां से लेकर यहां तक 0 1 2 3, तो कितनी है, जो बेस कितना है 3 और हाइट कितनी है वो भी 3, तो हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ 3 × 3 कितना हो जाएगा 9/2 इसका एरिया, 9/2 इसका एरिया, दोनों को ऐड करो 9 आ जाएगा। बताइए जी, क्लियर है सभी को? अनिकेत क्लियर है? Yes, sir. अनिकेत क्लियर है? कृतिका क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है जी। इसके बाद ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था, फिर आप लोगों ने बोला था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखते हैं कैसे करना है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x। ठीक है, तो दो चीजें जो हैं, दो चीजें आपको नोट करनी है, अभी अभी बताता हूँ, ये शायद आपको पता भी होगा। ये कर लिया था ना नोट सभी ने? हाँ सर। Yes, sir. Sir. मयंक समझ में आ गया क्वेश्चन? मयंक आवाज आ रही है? चलिए जी, इसके बाद देखिए एक तो ना cos x, एक तो होता है sin x। तो sin x का जो स्टैंडर्ड ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, इधर x और इधर fx = sin x। यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, फिर पाई, फिर 2 पाई, ये ऐसे ही चलता रहता है, 0 पाई और 2 पाई। ठीक है, x क्या है, x है एंगल्स की वैल्यू, तो एंगल क्या है, जब 0 है, जब 0 होता है तब भी sin x की वैल्यू 0 होती है, जब पाई होता है तब भी 0 होती है, जब 2 पाई होता है तब भी 0। मैक्सिमम वैल्यू आती है π/2 पर, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू आती है 3π/2 पर। ठीक, ये तो ग्राफ होता है sin x का। ठीक, तो ये मैंने एक साइकिल के लिए दिखाया कि 0 से लेकर 2 पाई तक। अब बात करते हैं cos x की। तो इनमें कुछ सोचना समझना नहीं है, साइन और कॉस वाले में, ये यही स्टैंडर्ड ग्राफ बनेगा इनका। fx = cos x, जब cos x होता है तो उसका ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है 0 पर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ऐसे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 1, मतलब π/2 पर sin x क्या होता है 1, ऐसे ही 3π/2 पर sin x क्या होता है -1, 1, फिर ये वैल्यू है पाई, पाई पर 0 हो जाता है, पाई के बाद आएगा आपका, सॉरी π/2, फिर आएगी वैल्यू पाई, पाई पर हो जाता है ये -1, फिर आएगी वैल्यू 3π/2, 3π/2 पर अगेन 0, और फिर 2 पाई पर अगेन 1। तो ये इस तरीके से बनता है ग्राफ। इसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाता है, इसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाता है ऐसे sin x की तरह।
तो 0 से 2 पाई की साइकिल, एक तो ये तो हो गई cos x की, और 0 से 2 पाई की साइकिल ये हो गई sin x की। तो ये स्टैंडर्ड ग्राफ्स होते हैं, इनमें और किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आता। ठीक, ये अगर आपको ध्यान है तो अब इसके बाद में ये दोनों आपको याद रखने हैं, sin x और cos x। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to sin x between x is equal to 0 and x is equal to 2 pi। क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन दे रखा है f(x) is equal to sin x। ये हो गया x यहाँ पर, और ग्राफ ऐसे बनेगा, ये 0 है, ये पाई है, और ये 2 पाई है। तो इस ग्राफ से ही ये समझ में आ गया। बेटा क्लियर दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, ये थोड़ा सा ब्लर्ड नजर आ रहा था, देखता हूँ। चलिए ठीक है, 0 से पाई, तो आप ये देखिए 0 से लेकर 2 पाई तक हमारा शेडेड एरिया ना ये वाला हो जाएगा। तो आप क्या करो, आप 0 से पाई तक, आप 0 से पाई तक sin x को इंटीग्रेट कर दो और फिर डबल कर दो। भाई जितना एरिया ये होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है, ये जो ग्राफ है सिमेट्रिकल, जितना ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बनेगा। सर ऐसे कर सकते थे, इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई फिर पाई से 2 पाई, दो बार ऐसे ऐड कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भी कर दोगे तो भी बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, तो 0 से पाई और पाई से 2 पाई ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरह से रिजल्ट आपका सेम आएगा। हम आसान में क्या दिखाई देता है कि 0 से पाई का एरिया निकालो और उसको डबल कर दो, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल है। मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइन का जो कर्व है वो कितना एरिया बाउंड करता है वो बताना है। ठीक है, तो जरा देखिएगा, बिटवीन x is equal to 0 and x is equal to 2 पाई ये निकालना है। तो अब तो ये हो जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया, required area is equal to integration of sin x dx 0 से पाई, और इसको ट्वाइस कर दीजिए। तो 2, अब sin x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, और लिमिट क्या हो गई 0 से पाई। अब ये माइनस, इसको बाहर निकाल लो तो -2 आ गया। सर हाँ जी, जो हम लिमिट्स लेंगे वो 0 से 2 पाई तक नहीं लेंगे। नहीं 0 से पाई तक लेना है, क्योंकि मैं ये वाला ग्राफ ले रहा हूँ, सिर्फ इतने का एरिया निकाल रहा हूँ और इसको डबल कर रहा हूँ फिर मैं। ओके सर, हाँ ठीक है, तो cos x हो गया 0 से पाई तक। अब -2 एज इट इज। अब क्या करिए, cos जो है इसकी जगह रखो पाई, x की जगह cos पाई, माइनस cos 0 -2, और cos पाई की वैल्यू होती है -1, माइनस ये, और cos 0 की वैल्यू होती है अगेन 1, बीच में माइनस का साइन है, cos 0 की वैल्यू 1 और cos पाई की वैल्यू -1 होती है। तो -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 कितना, ये भी -2। तो -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 कितना हो गया, 4 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट्स। बताइए जी, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यही होना चाहिए। मैं एक बार देख लेता हूँ, मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 8, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यही है, 4 स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y square is equal to 4ax and the line
y is equal to mx, ठीक है, y square is equal to 4ax and the line y is equal to mx। हम क्या कहते हैं यहाँ पर कि एक तो पैराबोला दे रखा है, पैराबोला मुझे दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और जो लाइन है, लाइन मुझे दे रखी है y इज इक्वल टू mx। ये दो चीजें दे रखी हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और y इज इक्वल टू mx, ठीक है। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अगर मैं रफली देखूं तो जैसे y इज इक्वल टू mx होता है ना, तो मुझे एक इक्वेशन पता है लाइन की, y इज इक्वल टू mx प्लस c ऐसे होती है। इस लाइन को मैं बोलता हूँ, इस लाइन की इक्वेशन को मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि यहाँ मेरे पास c नहीं है, तो c क्या होता था, यहाँ पर c होता था y इंटरसेक्ट, यानी कि ये वाली वैल्यू, ये वाली जो लेंथ होती थी ना, इस वाली लेंथ को हम बोल देते थे c। अब यहाँ पर ये c तो है ही नहीं, c की जगह क्या है, 0 है, y इज इक्वल टू mx है, y इज इक्वल टू mx का मतलब x की हम कुछ भी वैल्यू लेते रहे, हम x की कुछ भी वैल्यू लें, जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू ली 1 ले ली, ठीक। तो ये अगर मैं बात करूं, मतलब इस ग्राफ को बनाने के लिए, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये बनेगा किस तरीके का, तो मैंने ये बोला कि अगर m है, m की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमने कहा 2 है m की वैल्यू, ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx, इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2x। ये मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ, ये काम आप रफ में करेंगे ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि आप इसका ग्राफ किस तरीके का बनाएंगे, ठीक। तो m की वैल्यू 2 है तो y इज इक्वल टू mx, तो m की जगह आपने 2 डाल दिया, y इज इक्वल टू 2x हो गया। फिर अगर आप ग्राफ बनाकर देखेंगे, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये x हो गया, ये y हो गया, x की वैल्यू आपने 0 ली तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू अगर आपने 1 ली तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू अगर 2 ली तो y की वैल्यू 4। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो ग्राफ है आपका, ये वाला ग्राफ 0 0 यानी कि ओरिजिन से पास होकर ऐसे जा रहा है, क्यों, आप इसको बनाकर देख लो, 0 1 2 3, तो 1 2 3 4, 0 पर वैल्यू 0, 1 पर वैल्यू 2 और 2 पर वैल्यू 4। तो इसको आप देखेंगे तो ये इस तरीके से जा रहा है ऊपर की तरफ ग्राफ, ठीक, एंड इट इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि मेरा ये ग्राफ इस तरीके का बनेगा। दूसरा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसमें मुझे दिमाग लगाना ही नहीं है, मैं जानता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ग्राफ ऐसा बनता है, ये, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन होगा और मुझे ये वाला एरिया निकालना है। मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। है ना, तो ये मैंने अभी रफली बनाया है, ये ग्राफ, ये मैंने अभी रफली बनाया है ग्राफ, स्लोप को कुछ अज्यूम करते हुए, बिकॉज स्लोप विल रिमेन कांस्टेंट, m अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, m अगर 3 है तो 3 ही रहेगा, है ना। तो स्लोप को कुछ मानते हुए मैंने रफ ग्राफ बनाया है। फेयर ग्राफ अभी बनाएंगे, फेयर ग्राफ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जरा देखो मैं क्या करूंगा इसमें, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी किया था कि ये बिना माइनस है, आपको एक आइडिया लग गया कि ग्राफ बनेगा किस तरह का, ठीक। अब मैं इसको और इसको दोनों को सॉल्व करूंगा। मयंक, मेरी आवाज आ रही है? सर यस इसमें सर, वैसे यस सर, आ बेसिकली रही है। फिगर बना वो ओके, क्या कहते हैं, ग्राफ बनाने का होता है, वैसे तो इक्वेशंस तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाती है ना। इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं ना, लेकिन फिर भी मैं बता रहा था ना आपको कि ग्राफ जरूर बनाना, पूछे या ना पूछे ग्राफ जरूर बनाना। लेट अस सॉल्व y square is equal to 4ax and y is equal to mx to find their point
ऑफ टू फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए y की वैल्यू क्या है mx, इसको यहां डाल दीजिए आप, तो ये क्या हो गया mx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये हो गया m स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एकदम से मन में आता है कि एक x से एक x काट दें, लेकिन नहीं, मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं उसको काटूंगा नहीं, इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लीजिए, ये बचा m स्क्वायर x माइनस 4a इज इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया x इज इक्वल टू 0, एक तो ये हो गया, और दूसरा m स्क्वायर x माइनस 4a इज इक्वल टू 0, मतलब m स्क्वायर x इज इक्वल टू 4a, मतलब x इज इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर, x इज इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर। इसके बाद अगला देखिएगा, अब जैसे कि है ना x इज इक्वल टू 4a अपॉन a, तो x की वैल्यू 0 आ गई, तो इन दोनों इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करे वो मुझे लेना है। तो मुझे आसान ये वाली नजर आती है, वाली इज इक्वल टू fx, अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है ना। सर बीच में अच्छा कुछ नहीं सर, बीच में वीडियो चली गई थी, आ गई अब। अच्छा, तो अब x की दो वैल्यूज आ गई, तो मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो चाहे इस इक्वेशन में डालो चाहे इसमें डालो, दोनों में किसी में भी डालते हो y की वैल्यू निकालो। मुझे ज्यादा आसान लग रहा है ये, क्योंकि यहाँ y स्क्वायर है तो मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो ज्यादा आसान ये है, तो मैं इसमें डालकर y की वैल्यू निकालता हूँ। मैं कहूँगा फॉर x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू mx, mx का मतलब y इज इक्वल टू m इंटू 0, मतलब y की वैल्यू भी 0 हो गई, x इज इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू भी 0 हो गई, और x इज इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर, y इज इक्वल टू mx, मतलब y इज इक्वल टू m इंटू 4a अपॉन m स्क्वायर, एक m से एक m कट गया, तो y इज इक्वल टू 4a अपॉन m। तो जब भी इस तरीके के हमारे पास प्रॉपर कांस्टेंट्स नहीं आते, और कांस्टेंट ऐसे आते हैं अल्फाबेटिकल कांस्टेंट्स, जैसे a है और m है, ये आ रखे हैं, प्रॉपर नंबर नहीं है, तो मैं कुछ नंबर मान के, जैसे मैंने यहाँ पर m की वैल्यू 2 मानी, फिर x की अलग अलग वैल्यूज मानी 0 1 2, तो मैंने ग्राफ का एक आइडिया ले लिया था, ठीक है, तो मैं अब जानता हूँ कि ग्राफ कैसा बनेगा, मैं वही ग्राफ बनाऊंगा जो मैंने रफ में बनाया था, लेकिन वैल्यूज अब ये डालूंगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की है। तो देखो किस तरीके से बनाएंगे हम, ग्राफ तो वही बनेगा, इधर x और इधर y, ग्राफ तो यही बनेगा, लेकिन अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो, एक तो x 0 पर y की वैल्यू 0, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बेटा ये हो गया 0,0, ठीक, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया 4a अपॉन m स्क्वायर, 4a upon m। 4a अपॉन m। बताइए जी, सभी को क्लियर है इतना? यस सर। इतना सभी को क्लियर है? नैना हाँ और अदिति दोनों बताओ। Yes, sir. ठीक है जी, अब जरा देखिएगा, अब ऊपर क्या लाई कर रहा है, ऊपर है पैराबोला और नीचे है लाइन, ऊपर पैराबोला नीचे लाइन, तो पैराबोला के एरिया में से पैराबोला का अगर मैं एरिया निकालूं, तो ये पैराबोला के कर्व के नीचे नीचे वाला एक्स एक्सिस तक का पैराबोला के नीचे नीचे वाला एरिया आ जाएगा, पहली चीज तो ये, और जब मैं लाइन को इंटीग्रेट करूंगा तो लाइन के नीचे नीचे वाला एरिया आ जाएगा, तो मुझे कौन सा निकालना है, मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y लाइन y पैराबोला माइनस y लाइन, बताइए क्लियर है कि नहीं?
सर एक बार फिर से बता दीजिए क्या। दोबारा देखिएगा कि ये ग्राफ दोबारा बताऊं। नहीं सर, ग्राफ आ गया। ठीक है, अब इसमें आप देखो ना कि जो कर्व है, पैराबोला का कर्व तो ऊपर लाई कर रहा है और जो लाइन है वो नीचे लाई कर रही है। तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो जब मैं पैराबोला को इंटीग्रेट करूंगा तो पैराबोला का जो ये कर्व है, इस कर्व से नीचे नीचे तक का एक्स एक्सिस तक का एरिया आ जाएगा। पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच बीच का एरिया निकल के आ जाएगा। फिर अगर मैं लाइन को इंटीग्रेट करूंगा तो ये जो लाइन है, इस लाइन के और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकल के आ जाएगा। हाँ तो अच्छा समझ गई। हाँ पैराबोला वाले में से लाइन वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बीच का एरिया बचेगा बस। समझ गए? यस सर, समझ गई। ठीक है, शाश्वत क्लियर है? हाँ सर। मुस्कान? Yes, sir. ठीक है, आकृति? Yes, sir. ओके, चलिए जी। तो अब हमारे पास ये तो क्लियर हो गया कि मुझे पैराबोला में से लाइन को सब्ट्रैक्ट करना है। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा। x की वैल्यू देखो 0 और इधर x की वैल्यू 4a अपॉन m स्क्वायर, 4a अपॉन m स्क्वायर ये है। तो इंटीग्रेशन 0 से इंटीग्रेशन 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर और y पैराबोला माइनस y लाइन dx, ये है। पैराबोला में से लाइन को सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि पैराबोला ऊपर लाई कर रहा है और लाइन नीचे। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर। अब पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4ax यानी कि 2 रूट ax, 2 अंडर रूट a अंडर रूट x dx। ये सभी को क्लियर है कि नहीं बताइए? जब Yes. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4ax। तो 4 तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, 2 ये बचेगा 2 अंडर रूट ax। अब आप 2 अलग लो, अंडर रूट a अलग लो और अंडर रूट x अलग लो। क्यों? क्योंकि 2 रूट a तो कांस्टेंट हो गया, सिर्फ रूट x को इंटीग्रेट करना होगा मुझे। आप समझ गए होंगे। इंटीग्रेशन 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, y लाइन की इक्वेशन बिल्कुल सिंपल, mx। तो mx dx, यहाँ देखो 2 रूट a तो कांस्टेंट है तो 2 रूट a तो रहा एज इट इज। अंडर रूट x का मतलब क्या हो गया, x की पावर 1 अपॉन 2। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 अपॉन 3/2 और इंटीग्रेशन 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर माइनस mx में m तो है कांस्टेंट और x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और इंटीग्रेशन 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर। फिर यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, यहाँ पर 3/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो तो ये 2 तो ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट a अपॉन 3 और x की पावर 3/2। बल्कि अब आप सीधा सीधा इसमें वैल्यू डालो, x की जगह वैल्यू डालिए 4a अपॉन m स्क्वायर, 4a अपॉन m स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2, ये हो गया ठीक, और माइनस 0 की पावर 3 अपॉन 2। एक तो ये हुआ। अगर किसी को ना समझ में आए तो प्लीज बताना। अनिकेत क्लियर है? आराध्या? Yes, sir. कृतिका? हाँ सर, आ रहा है समझ में। ओके, तो ये हो गया माइनस m/2
अब x स्क्वायर है तो x की जगह 4a अपॉन m स्क्वायर, 4a अपॉन m स्क्वायर की पावर कितना 2, क्योंकि स्क्वायर है ना सिंपली, और माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो कैसे। ये है 4 रूट a अपॉन 3, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट a अपॉन 3, ये है ही, और यहां से 1/2 है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि पहले इसकी पावर, पहले इसका रूट ले लें और फिर इसका क्यूब कर दें। 3/2 का मतलब क्या हो गया, मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, देखो 4a अपॉन m स्क्वायर की पावर 1/2 और पूरे की पावर 3, ये ठीक, तभी तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होकर ये 3/2 बन जाएगा, समझ रहे हैं। इसके बाद माइनस m अपॉन 2 और 4a अपॉन m स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, m का m स्क्वायर का स्क्वायर m की पावर 4, ये हो गया, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा, ये हो गया m से m कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया m क्यूब, और ये हो गया 2 8 जा 60, ठीक। अब इधर देखते हैं 4 अंडर रूट a अपॉन 3। अब देखिएगा, जब 4 का 1/2 का मतलब होता है 4 का अंडर रूट ले रहा हूँ, 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, a का अंडर रूट क्या हो जाएगा रूट a, और m स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा m, और इसकी पावर 2a की 3, माइनस 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब, 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब, ये हो गया। उसके बाद 4 अंडर रूट a अपॉन 3, जब 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, जब रूट a का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट a इंटू रूट a इंटू रूट a, तो रूट a इंटू रूट a कितना हो गया a रूट a बचेगा, ये तो इसको मैं लिखूंगा a रूट a, m की पावर 3 यानी कि m क्यूब, माइनस 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब, और ये रूट a इंटू रूट a क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और रूट a इंटू रूट a क्या हो जाएगा a, और a और a स्क्वायर हो गया, तो 8 4 जा 32 a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब माइनस 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। तो आप देखो 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब कॉमन लिया जा सकता है, 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब कॉमन ले लिया, तो यहां से जब 8 कॉमन लिया तो ये बचेगा 4, a स्क्वायर कॉमन लिया तो कुछ नहीं बचा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में m क्यूब कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, डिनोमिनेटर में 3 बचा, तो ये हो गया 4 अपॉन 3 माइनस 1, आप लोग समझ रहे होंगे। फिर 4 अपॉन 3 माइनस 1, 4 माइनस 3 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3, तो 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1/3, तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर है 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब स्क्वायर यूनिट्स। बताइए जी, समझ में आ गया सभी को? 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब स्क्वायर यूनिट्स, ये ठीक क्लियर है? यस सर। ठीक है, मुझे 1 मिनट दीजिए, बस मैं पानी पी रहा हूँ जरा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो बताओ। देखिए कोई नया फंडा नहीं है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में, आप ही ट्राई करिए इसको। सर डाउट्स बताऊंगा इसमें। सर हाँ जी बताइए। सर फिर से एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। 25 से ना? सर 21st से। 21 से, अच्छा तो हो तो चुका है ना, कोई चीज रही तो नहीं है? सर एक तो हो चुके हैं, सेकंड भी है, हाँ भाई उसका है इंटीग्रल्स का चैप्टर 7। बता दूंगा मैं।
और बताइए जी इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में और कोई चीज हो? शाश्वत, आकृति, नियति, आराध्या, कृतिका, मयंक, मुस्कान, कोई डाउट हो तो बताओ। अदिति गोयल, नैना गोयल, दोनों बताइए, कोई डाउट हो तो। गरिमा बस 10th वाले का ग्राफ बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस का। 10th का ग्राफ बता दीजिए सर। हाँ ठीक है, कोई हाँ नहीं, मिसलेनियस का। ठीक है। इसमें देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू y एंड द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड द x एक्सिस। मतलब तीन चीजों के बीच में, मतलब तीन आपको लाइन दे रखी है। एक तो दे रखी है लाइन x एक्सिस, एक लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू x प्लस 2 और एक पैराबोला दे रखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो ये तीन अलग अलग फिगर्स हैं, इनके बीच में जो एरिया एनक्लोज हो रहा है वो बताना है आपको। कैसे बताएंगे, देखिए। बेटा काम करके भेजिए इसका, जो भी आप होमवर्क कर रहे हैं ना इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में सेकंड एक्सरसाइज और ये मिसलेनियस के जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं करके भेजो। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू y। क्वेश्चन नंबर 10 में एक तो पैराबोला दे रखा है मुझे x स्क्वायर इज इक्वल टू y, एक लाइन दे रखी है, लाइन क्या है y इज इक्वल टू x प्लस 2 और एक तीसरी लाइन है x एक्सिस। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y, ये तो एक तरह से वही हो गया ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये अपवर्ड पैराबोला बनता है, ऊपर की तरफ वाला जो पैराबोला है वो तो मुझे पता है। y इज इक्वल टू x प्लस 2 ये लाइन बनानी है, और x एक्सिस भी क्या होती है लाइन, वो भी मुझे पता है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू x प्लस 2 लेते हैं और एक छोटी सी टेबल बना लो। ये हो गया x, ये हो गया y। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4। y y डैश x x डैश 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। अब देखिए जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 1 2, x की वैल्यू जब 0 तो y की वैल्यू 2, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4। तो आप इन्हें ज्वाइन कर दीजिए। ऐसे ही y की वैल्यू 0 कब आएगी, जब x की वैल्यू -2 होगी। ये ऐसे -2 से होता हुआ गुजरेगा, ठीक है। हमने एक वैल्यू ले ली, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी -2, तो -2 पर 0 होगा, ठीक। तो ये तो मेरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। दूसरा इन्होंने दे रखा है x एक्सिस ये है ही हमारे पास, और तीसरा पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो अब पैराबोला बनाने से पहले मैं इसका और इसका, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। तो मेरे पास एक तो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों लाइंस को सॉल्व करना जरूरी है, दोनों इक्वेशंस को, सॉरी। तो y की वैल्यू x प्लस 2 भी है और y की वैल्यू x स्क्वायर भी है, दोनों को इक्वेट करो, क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2, इसको इधर ले आओ,
ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करिए फैक्टराइज करके एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब इतना आ गया इसके बाद क्या करेंगे, x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x की वैल्यू 2 है और एक x की वैल्यू माइनस 1 है। बताइए ठीक है? यस सर। चलो, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, दोनों में से किसी को भी डालो। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी 4। मैं तो इसमें डाल रहा हूँ, ये वाली आसान है ना। जब x की वैल्यू माइनस 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, जब x की वैल्यू माइनस 1 है तो y की वैल्यू 1। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, x की वैल्यू माइनस 1 तो y की वैल्यू 1। एक तो यहाँ, एक तो ये, और दूसरा x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, एक ये। मतलब पैराबोला हमारा ऐसा होगा, ऐसा। बताइए समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। अब ये ग्राफ बन गया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये कहा है कि हमें इस लाइन का, इस पैराबोला का और इस एक्स एक्सिस का, इनके बीच का एरिया निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, -1 और 2,4, एक्स की वैल्यू 2। तो इन तीनों में जो बीच में एरिया आ रहा हो, जो इनको सेटिस्फाई कर रहा हो, वो एरिया निकालना है। तो ध्यान रहे, ये बीच वाला एरिया नहीं आएगा। ये बीच वाले एरिया में कौन शामिल है, इस बीच वाले में तो ये लाइन और पैराबोला के अंदर का, इनके बीच का एरिया है। एरिया बाउंडेड बाय द लाइन एंड पैराबोला, ये तो वो है। अब वो बोल रहे हैं कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन, दिस पैराबोला एंड एक्स एक्सिस। यानी कि इन तीनों के बीच में जो एरिया आए वो बताना है, जो इन तीनों को सेटिस्फाई करे। तो बेटा ये होगा ये वाला। सर ये -1 कैसे आया था अभी? अच्छा, इंटरसेक्शन पॉइंट है। बताइए जी, क्लियर है सभी को? तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकलेगा, यहां से लेकर और यहां तक, -1 से लेकर 0 तक आपको किसको इंटीग्रेट करना है, -1 से लेकर 0 तक आपको पैराबोला को ही इंटीग्रेट करना है। और फिर 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 2 तक भी आपको पैराबोला को ही इंटीग्रेट करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको -1 से लेकर 2 तक सिर्फ पैराबोला की इक्वेशन यानी कि x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। फाइंड द area of the region enclosed by the parabola x square is equal to y, comma the line y is equal to x plus 2 and the x axis। बताइए जी, क्लियर है? सर तो हमारी जो लिमिट्स होंगी -1 to 0 और दूसरी कौन सी होगी 0 to 2? 0 to 2। लेकिन एक बात बताओ, जब -1 से लेकर 0 तक यहाँ भी ये पैराबोला ही है और 0 से लेकर 2 तक यहाँ पर भी पैराबोला ही है, तो आप सीधा करो ना, -1 से लेकर 2 तक पैराबोला को इंटीग्रेट करो, क्योंकि कोई दूसरी इक्वेशन तो भाई कर ही नहीं रही। -1 से लेकर 2 तक पैराबोला ही है। बताओ। अच्छा ठीक है, डायरेक्ट कर देंगे। अच्छा, इसमें वो लाइन इन्वॉल्व नहीं हो रही इसलिए ना? लाइन इन्वॉल्व होगी ही नहीं। अगर आप सोचो कि अगर आप लाइन को इंटीग्रेट करने की सोचोगे, ठीक है, अगर आप लाइन को इंटीग्रेट करने की सोचोगे तो ये इसमें लाइन के नीचे वाला सारा एरिया आ जाएगा। तो ये जो नीचे वाला एरिया है ना, ये तो लाइन और पैराबोला दोनों को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ये जो बीच वाला एरिया है, ये सिर्फ इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि एरिया
बाउंडेड बाय लाइन एंड पैराबोला, ये होगा, इसमें ये एक्स एक्सिस नहीं होगी। इस वजह से मैं पैराबोला मतलब ये एक तरह से क्या हो गया, ये जो सेट पढ़ा था ना हमने 11th क्लास में, ये एक तरह से इंटरसेक्शन हो गया। फिर तीनों में कॉमन एरिया कौन सा है जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा, तो मैं ये कहूंगा ये वाला एरिया तीनों को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये वाला एरिया क्या है, ये इस लाइन के अंडर में भी आ रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, ये इस पैराबोला के अंडर में भी आ रहा है, और एक्स एक्सिस के उसमें तो आ ही रहा है, दोनों ही एरिया आ रहे हैं। बताइए, समझ गए? यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, और बताइए, और Yes, Yes, sir. yes, sir. संजना, ओजस, कोई डाउट हो तो बताओ। No, sir. No, sir. चलिए जी, तो फिर मैं अगला स्टार्ट कर दूं, डिफरेंशियल इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 9। यस सर। यस सर। चलिए जी, डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सर ये बड़ा चैप्टर है। हाँ, चलिए जी, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमें सबसे पहले समझना है वो क्या है, देखिए। डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या होता है, जैसे हमने कहा है कि जो नॉर्मली हमको इक्वेशन मालूम है, जैसे मान लो मैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं या किसी क्यूबिक इक्वेशन की बात करूं, तो वो हमारे पास ऐसे होती है जैसे ax² + bx + c, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा होता है कि मान लो मुझे ये दे दिया d² y dx², d² क्या हो गया, ये y का डबल डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। भाई मैंने y को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो वो हो गया dy/dx। मैंने एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब dy/dx को इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट कर दिया, तो वो मेरे पास आ जाएगा डबल डेरिवेटिव, जिसको हम बोलते हैं d²y/dx²। मानो कि मेरे पास d²y/dx² है, फिर मेरे पास है प्लस 2 या 3 या 4 या 5 कुछ भी dy/dx प्लस 7y = 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये y का सेकंड डेरिवेटिव, ये y का फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये सिंपली y। जब मेरे पास इस तरीके की इक्वेशन होती है कि जिसमें हमारे पास जैसे x² + x प्लस कांस्टेंट टर्म होती थी, तो वो कहलाती थी हमारी नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास dy/dx का डबल डेरिवेटिव है, y का डबल डेरिवेटिव है d²y/dx², y का सिंगल डेरिवेटिव है dy/dx, और फंक्शन y खुद है। तो इस तरीके की इक्वेशन को मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बोलता हूँ। अब इसमें हमें एक चीज स्टडी करनी होती है, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव determines the order of a differential
इक्वेशन। ठीक है, कैसे? एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x, ये दे रखा है। dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x, इसका ऑर्डर हो जाएगा क्या? 1। इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि y होता है हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन जो होता है ना fx, उसी को y बोलते हैं। तो जो y है, y को यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट करा जा रहा है dy by dx, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 बिकॉज y इज गेटिंग डिफरेंशिएटेड ओनली वंस, तो इसका ऑर्डर हो गया 1। दूसरा एग्जांपल, अगर हमारे पास है d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, इसका ऑर्डर आप समझ गए होंगे, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? डबल डेरिवेटिव। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर 2। एक और एग्जांपल, d क्यूब y by dx क्यूब, d क्यूब y by dx क्यूब प्लस x स्क्वायर इंटू d स्क्वायर y by dx स्क्वायर की पावर 3 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। देखिए क्या है कि जैसे ये डबल डेरिवेटिव दे रखा है, डबल डेरिवेटिव की पावर कितनी भी बड़ी दे रखी हो मुझे मतलब नहीं है। जैसे ये ट्रिपल डेरिवेटिव दे रखा है, इस ट्रिपल डेरिवेटिव की पावर कितनी भी बड़ी दे रखी हो मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं तो ये देखूंगा सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है। तो डबल डेरिवेटिव भी है यहाँ पर, लेकिन डबल से बड़ा भी है ट्रिपल डेरिवेटिव। तो ये जो है ना डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये जो क्यूब दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया? 3। बताइए जी, समझ गए? यस सर। तो क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे ऑर्डर एक तो है, ऑर्डर के बाद में एक चीज और देखी जाती है, डिग्री। और है डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरली डीई बोल देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव is called degree of a differential equation, highest power of the highest order derivative। ठीक, अब ये क्या होता है, इसके एक एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल d क्यूब y by dx क्यूब प्लस 2 d स्क्वायर y by dx स्क्वायर की होल पावर 2 माइनस dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आप क्या देखेंगे, सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है? ट्रिपल डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर तो 3 हो गया। लेकिन ये जो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है, इसकी पावर क्या है? इसकी पावर है 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको मैं डिग्री बोलता हूँ। तो डिग्री क्या हो गई? 1। बताइए, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देखो, dy by dx का होल स्क्वायर, dy by dx का होल स्क्वायर माइनस dy by dx माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू
0 माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि dy by dx जो एक ही डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy by dx, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेकिन दो जगह आ रहा है, दोनों में बड़ी पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री क्या हो गई 2। तो ये बताओ समझ में आया कि नहीं? यस सर आ गया। ठीक है, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज और बतानी है इसमें, देखिएगा अगला एग्जांपल dy by dx प्लस साइन dy by dx is equal to 0। dy by dx plus sin dy by dx is equal to 0। ठीक, बताएंगे जी क्या होगा, बताइए इसका क्या होगा, बताएंगे डिग्री। सर 1 सर 1। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें ना एक चीज देखनी होती है, कभी भी कोई भी डेरिवेटिव किसी फंक्शन का फंक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। कभी भी आपने कहीं देखा साइन dy by dx लिखा हुआ, नहीं देखा होगा। हमारे पास फंक्शन होते हैं ये i l a t e, हमारे पास ये फंक्शन होते हैं ना, तो जैसे ये इनवर्स फंक्शन है, मान लो मेरे पास आ जाए कहीं लिखा हुआ साइन इनवर्स dy by dx, ये आ जाए लिखा हुआ है ना, तो आप क्या बोलेंगे कि ये एक फंक्शन है साइन इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो कभी भी dy by dx कभी भी डिफरेंशियल का कोई फंक्शन नहीं होता। ऐसे ही मान लो मेरे पास आ जाए log dy by dx, तो कभी भी किसी डिफरेंशियल का log y मिल सकता है, log x मिल सकता है, log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये सब कुछ मिल सकता है, लेकिन log ऑफ dy by dx ये कभी नहीं मिलेगा आपको। एल्जेब्रिक इस कैटेगरी में लाई नहीं करता। ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करें, मान लो मुझे मिल गया sin dy by dx या cos dy by dx या tan dy by dx या e की पावर dy by dx, अगर ऐसा कुछ भी मिल जाए तो इन केसेस में मैं बोलूंगा डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ऑर्डर तो 1 हो जाएगा क्योंकि dy फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन डिग्री इज नॉट डिफाइंड। समझ गए कि नहीं समझे? सर हाँ। जब डिग्री अनडिफाइंड है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, पहले ये बताओ डिग्री क्लियर है कि नहीं? यस सर डिग्री क्लियर है, बट सर ये एग्जिस्ट ही नहीं करते क्या ऐसे फंक्शंस, मतलब ये क्या है कि बेसिकली ये है क्या कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेट ही नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास कभी भी किसी जो डेरिवेटिव है वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। भाई sin x हो, sin y हो, sin y स्क्वायर हो, है ना, sin log y हो, sin e की पावर x हो, फंक्शन का फंक्शन चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। सर ये बेसिकली इसलिए है ना कि dy by dx बेसिकली हमारा स्लोप पे वो जो टेंजेंट बनता है वो होता है, तो एक फंक्शन का वो क्या कहते हैं हो ही नहीं सकता। ये उसका रीजन होगा ना कि जैसे ग्राफ बन रहा है तो dy by dx उसका स्लोप होता है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। जब स्लोप है तो स्लोप का आप साइन निकालोगे कैसे, वो तो ऑलरेडी आप उसका tan थीटा ले ही चुके हो ना। हाँ सर, अच्छा ठीक है। ठीक है जी, तो आप इस यही चीजें, हाँ जी बताइए। सर वो बीच में थोड़ा नेटवर्क चला गया था, या आपने एल्जेब्रिक में क्या करा है, क्रॉस क्यों है और इसमें सर? वो जो आपने हाईलाइट लिखा है ना ऊपर, अच्छा ये वाला, मैंने कहा sin इनवर्स dy by dx हो, log dy by dx हो, sin dy by dx हो या e की पावर dy by dx हो, ये सारे के सारे ना फंक्शन है, फंक्शन इनके अलावा कुछ नहीं होते। एल्जेब्रिक को तो छोड़ दो, एल्जेब्रिक को तो छोड़ दीजिए क्योंकि एल्जेब्रिक के अंदर तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं, अगर मान लो tan dy by dx, cos dy by dx या e की पावर dy by dx या e की पावर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, तो जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है तो हम कहते हैं उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती, ऑर्डर तो डिफाइन होगा। ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नजर आ रहा है, ऑर्डर तो बनेगा लेकिन डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा।
सर एक चीज, अगर Yes, sir. डिग्री नॉट डिफाइंड है तो ऑर्डर फिर हम 1 क्यों लेके चल रहे हैं कि मतलब वो भी तो कंसिडरेशन में ना ना इनवैलिड, ऐसा ऑर्डर नहीं को होता सीधा सीधा इनवैलिड हो ये गया? देखते हैं, जो भी हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही ऑर्डर होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन उसकी डिग्री को मैं डिफाइन नहीं कर सकता। सर कभी ऐसा हो सकता है ऑर्डर अनडिफाइंड हो? ना 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 ऑर्डर तो देखिए, ऑर्डर तो जब भी होगा, जैसे मान लो मेरे पास y तो होगा ना, तो y का मतलब क्या है कि एक बार में डिफरेंशिएट नहीं करा, यानी कि ऑर्डर 0 होगा। ठीक, अगर dy by dx है, इसका मतलब एक बार इंटीग्रेट करा है, एक बार इंटीग्रेट करा है तो मैंने कहा कि ऑर्डर 1 होगा। d स्क्वायर y by dx स्क्वायर है, इसका मतलब दो इंटीग्रेट करा, सॉरी डिफरेंशिएट, दो बार डिफरेंशिएट करा है तो इसका मतलब ऑर्डर 2 हुआ। तो ऑर्डर तो हमेशा होगा, आइदर 0 और 1 और 2 और 3। ठीक, लेकिन डिग्री भी हमेशा होगी, बस पर्टिकुलरली जब इस तरह का कोई केस आ जाएगा तो आप कहेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ठीक है और सर। इसी बेस पर मेरी पहली एक्सरसाइज में बस ऑर्डर और डिग्री ही है, एक्सरसाइज 9.1 में। और 9.1 से पहले एक ही एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। आप लोग ट्राई करिए, हो जाता है बहुत बढ़िया, नहीं तो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है ना, ट्राई कर लेना, क्योंकि मैंने हल्का सा इंट्रो ही दिया है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन और इसमें कुछ है नहीं ऑर्डर और डिग्री में, तो मैं नेक्स्ट टाइम करा दूंगा इसको। और इसके अलावा आपको अपना जो मिसलेनियस बताई थी मैंने डिफरेंशियल की, जो आपकी ये थी इंटीग्रेशन की जो थी, डेफिनेट इंटीग्रल की जो मिसलेनियस थी, वो ट्राई करिए। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ट्राई करिए। जहां भी डाउट्स आए, जितने भी क्वेश्चंस में आए, तो मेरे को बता देना। कोई बच्चा ऐसा हो जो कहे कि भाई मुझे ये एक्सरसाइज पूरी ही समझ में नहीं आई, तो वो भी बता देना, मैं करवा दूंगा। ठीक है सर सर ये डिग्री ऑफ डेरिवेटिव में जो आपने पहला एग्जांपल बताया था, जिस